देश में झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अवन चोपड़ा। अब चुनाव है राजस्थान में, कल वोट पड़ना है, उससे पहले पनौती पापी ना जाने क्या क्या बाकी। हालांकि क्या ये विपक्ष की या मोदी विरोधियों की जीत की गारंटी भी है? मतलब हाथ वोट से खाली इसलिए मोदी को गाली, और क्या मोदी को पनौती कहकर इंडी गठबंधन ने चुनाव से पहले बचा कुचा भी गवा दिया है? आज यही सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए पहले जब राहुल गांधी की तरफ से उस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लगा कि चलिए वो ऐसी बात कहते रहते हैं, और ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब ममता बनर्जी की तरफ से भी उसी बात को आगे बढ़ाया गया तो समझ में आया कि संभवतः शायद इंडी अलायंस का ये कुछ एजेंडा तय हुआ है, और उनको लगता है कि मोदी की मौजूदगी की वजह से इंडिया मैच हार गई। अब कल राजस्थान चुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है। सवाल यह कि वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी को गाली या पनौती पापी कहकर इंडिया अलायंस ने क्या खुद को हिट विकेट तो नहीं कर लिया? क्या इंडिया अलायंस का पनौती कांड पूरे गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि ये देखिए इतिहास गवाही, कोई हम अनोखी बात नहीं करें। आप सभी जानते हैं कि जब जब राहुल गांधी या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला, व्यक्तिगत हमला किया है, तो वो कांग्रेस को संभवतः हमेशा उल्टा पड़ा है। चाहे 2019 के चुनाव से पहले चौकीदार चोर वाला बयान हो, या फिर नीच आदमी या मौत का सौदागर, इन सारे बयानों पर कांग्रेस को हिट विकेट होना पड़ा है। इस बार राजस्थान चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी को जो शब्द कहे, तो किसी ने, मैंने कहा ना, गंभीरता से नहीं लिया था। ठीक है, राहुल जी कहते रहते हैं और गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन इसके बाद जब ममता बनर्जी ने इस चीज को आगे बढ़ाया तो संभवतः समझ में आया कि शायद ये इंडी अलायंस का कोई एजेंडा तय हो चुका है। अब राजस्थान की जनता तय करेगी कि कौन किसके साथ, और पनौती कांड किस पर भारी पड़ता है। संभवतः शायद इसलिए समाजवादी पार्टी भी अब राहुल कांग्रेस से एकदम किनारा करती हुई नजर आ रही है कि इनके चक्कर में हमारी लुटिया क्यों डूबे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मलूक नगर बीएसपी के सांसद है। सर बहुत बहुत स्वागत। शहजाद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। ए.के. वाजपेयी जी है मेरे साथ, लोक जनशक्ति पार्टी से। वाजपेयी जी बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता राष्ट्रीय, अनुराग भाई स्वागत। और मेरे साथ विजय कौशिक है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। विजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। शहजाद, ये अक्सर आरोप लगते हैं कि राहुल की टीम में शायद मोदी के लोग हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनके, आपके लोग वहां पर थोड़े इंप्लांट है जो इस तरह के बयान दिलवाकर उन्हीं को हिट विकेट कराते हैं। तो ये पनौती कांड, पापी, ये सारी चीजें तो एक तरीके से मुझे नहीं पता, लेकिन चुनावी विश्लेषक बताएंगे आपको सूट ही करती है जब जब चुनावों से ठीक पहले। अब आप राजस्थान से आ रहे हैं, कल राजस्थान में वोट पड़ना है, उससे पहले क्या ये हिट विकेट वाले बयान है या फिर ये उल्टे पड़ेंगे? शहजाद पूनावाला। देखिए, सबसे पहले अमन जी, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, तो उनको पता है कि जब देश में 10% इन्फ्लेशन रहा करता था और 10% से ज़्यादा वहाँ पर हर बार हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर रहा करती थी, और हर दूसरे हफ्ते बॉम्ब ब्लास्ट होते थे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अजमेर, जयपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, और कोई जवाब नहीं दिया जाता था, और रामलला जी को किस प्रकार से टेंट में रखा जाता था। तो वो पनौती का काल था, और परिवार किस प्रकार की पनौती थी। और आज तो मोदी पनौती नहीं, हाँ इनके लिए पनौती है, देश की मजबूती है, इसलिए अर्थव्यवस्था 10वें से 30वें स्थान की ओर जा रही है। इसलिए आज जिस प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया जाता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और आज रामलला टेंट में नहीं बल्कि एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनको स्थापित किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यह पनौती है कि रामलला जो है वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो मुझे लगता है उनकी मानसिकता का परिचय। परंतु देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त, तो दिखाइए क्या लेकर आए। ये देखिए, परिवार ही पनौती है। अब आप देखिए कि परिवार के बारे में जब भी आप सोचेंगे, P फॉर, A फॉर, आप समझ में आ जाएगा, P फॉर परिवारवाद, A फॉर आतंकवाद, N फॉर नेपोटिज्म, A फॉर अपराधीकरण, U फॉर अंडर परफॉर्मिंग इकोनॉमी, T फॉर तुष्टीकरण, और I फॉर आई मी माई सेल्फ। अगर ये करेंगे तो पनौती आपको सामने नजर आ जाएगी। इस पे तो जो लिखा हुआ है P फॉर प्रियंका लिख दिया आपने। अब आप भी तो वही कह रहे हैं, R का A आपने, पनौती का A राहुल, सोनिया का क्या? ये अच्छा, मैंने देखा नहीं, आप ही लेकर। चलिए, एनीवे, मुझे लगता है कि ये तो सहयोग की बात है कि उनके नाम में ही पनौती है, परंतु वो अलग विषय है। आज देखिए ये क्या मानसिकता है, ये दरअसल बपौती वाली मानसिकता है कि प्रधानमंत्री पद मेरे परिवार की बपौती, और अगर कोई चाय वाले
परिवार से आ जाता है, कोई गरीब पृष्ठभूमि वाला, कोई ओबीसी प्रधानमंत्री बन जाता है, तो मैं पीएम पद को भी गाली दूंगा। उन्होंने क्या कहा, पीएम मतलब पीएम पोस्ट को, मतलब 140 करोड़ जनता के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके पोस्ट को उन्होंने कहा, मोदी को नहीं कहा। मोदी को तो रोज गाली देते हैं, रोज उन्होंने 90 से ज्यादा गालियां दी है। हिटलर की मौत, कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी तू चाय बेच, गंगू तेली, ये सारी बातें कही है। परंतु आज सवाल यह बनता है कि ये कैसी मानसिकता है। दो बातें इसमें छोटी कहूंगा। एक तो पनौती जो शब्द है, ये कोई साइंटिफिक शब्द नहीं, ये अवैज्ञानिक है। हम क्या ये कहना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 10 मैच जीती तो वो गुड ओमेन की वजह से जीती, और 11वां मैच हारी तो पनौती की वजह से हारी। दूसरा, पनौती शब्द इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? मूलतः वो महिलाओं के लिए और कुछ अमुक जातियों के लिए, जिससे कि यह भाव पैदा किया जाता था कि आप दूर रहिए। मतलब ऐसी सामंती और महिला विरोधी सोच का भी परिचय दे रहे। और राजस्थान की जनता को तो पता है कि पनौती कौन है, जिन्होंने राजस्थान को नंबर 1 बलात्कार में, नंबर 1 महिला उत्पीड़न में, नंबर 1 पेपर लीक में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में किया। आज जनता की बातों पर बात नहीं करनी है, इसलिए गाली गलौज की दुकान फिर से खुल गई है। कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे ख्याल से पहले ना समाजवादी पार्टी और मलूक नागर साहब से एक कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि ये दोनों शायद गठबंधन की पनौती कांग्रेस को समझते हैं, इसलिए आपसे किनारा कर लिया। मैं ये पूछ लेता हूं एक बार पहले, अनुराग भाई, चालू पार्टी की ऐसी भाषा, आपके शब्दों में चालू पार्टी, मैं थोड़ी ना, मतलब अखिलेश जी ने बोला था, जो आपके बगल में खड़े हैं कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी के शब्दों में चालू पार्टी की ऐसी भाषा की वजह से ही क्या आप लोगों ने गठबंधन से अपने आप को किनारा किया? देखिए, और कांग्रेस को क्या गठबंधन की पनौती मानते हैं इसलिए आप अलग हो गए? अनुराग भाई देखिए, मैं एक बात तो हमेशा से मानता हूं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, चाहे किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, भाषा की मर्यादा को कायम रखना चाहिए। चालू मर्यादित है? नहीं, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात चालू कहा था, चालू मर्यादित है। चालू और दूसरे शब्दों में बहुत फर्क है। अच्छा, चालू मर्यादित है? बिल्कुल मर्यादित है। चालू मर्यादित, चालू कोई गाली नहीं है। ठीक है, राहुल जी चालू नेता है क्या? जब चालू पार्टी, बात सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं। सवाल यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आपने भाषा को, देश की जो राजनीतिक भाषा को बिगाड़ा है, बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर जाती है, क्योंकि इन्होंने ही भाषा को जिस तरह से हर चीज के अंदर में जाति धर्म को जोड़ देते हैं। अरे भाई, आप देश के अंदर में विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? अभी बोला गया कि पहले 10% ठीक है हुआ करती होगी, लेकिन मैं तो सवाल पूछता हूं, आप कह रहे हो 3, अभी हमारी इकोनॉमिक जो स्थिति है अभी तीसरे पायदान पे विश्व में आ जाएगी। अच्छी बात, आना भी चाहिए, हम चाहते तो एक पायदान पे आ जाए, लेकिन उस पायदान का दिखाना तो हमें दिखाई तो पड़े। आज भी आदमी महंगाई से जूझ रहा है। अभी कौन से पायदान पर है? अभी कह रहे हैं चौथे पे आ गई, तीसरे की तरफ बढ़ रही है। तो मैं कह रहा हूं, हम कह रहे हैं, पांचवें पर है ना शायद सर। चलिए, $4 खरब हमारी आपके मुंह में सर घी। अब ये मेरी बात, समाजवादी पार्टी से इतना इनको दे दीजिए। चालू को के बीच में, अनुराग भाई की अच्छी बात है, वो कह रहे हैं बीच में नहीं बोलेंगे वो। ये मानसिकता आपकी जानकारी के लिए पांचवी में है, पांचवी बात है, चौथी मैं मुंह से निकल गया, मैंने कहा चौथी की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए, ये कहते हैं चौथी की तरफ बढ़ रही है, फिर तीसरी की तरफ बढ़ाते हैं, हम कहते हैं एक की तरफ आ जाए, क्या दिक्कत है, हिंदुस्तान नंबर 1 पे हो। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि देश की क्या महंगाई कम हो गई? क्या जो आप महंगाई पे जोर मारते थे कि समाज के अंदर जब गरीब आदमी या कमजोर आदमी अपना थैला लेके घर के बाहर निकलता है, तो जो महंगाई उसको जो थपेड़े मारती है, वो लौटते लौटते परेशान हो जाता है। उसको इससे मतलब है कि उसका आटा, चावल, दाल रोजमर्रा, उनके किसी भी नेता के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। राजनीति के अंदर में ये बंद होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर में इनका एक सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जो मैं यहां नहीं बोल सकता। इन्होंने क्या उसको सस्पेंड या टर्मिनेट किया, पार्टी से निकाल देते, तब आप एक मिसाल कायम करते कि नहीं, हमारी पार्टी में भी कोई गलत भाषा बोलेगा, उसको हम पार्टी से निकाल देंगे। इनके नेता कुछ भी बोलते रहते हैं। भदौरिया, मुझे ये नहीं पता कि आपकी कोई अभी भी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सारे शब्दों में कांग्रेस के खिलाफ बोलने में अभी भी आप हिचकिचा रहे हैं। भाई, मैं बोल रहा हूं, पनौती किसने कहा, पापी किसने कहा? अनुराग भाई मुझे बोलने देंगे, अनुराग भाई मुझे बोलने देंगे, एक मिनट। हमारी आवाज सत्ता के खिलाफ होगी। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ठीक है, मैं बोलूं, पनौती किसने कहा? मैं कहता हूं किसी ने कहा, लेकिन मेरा सवाल लग रहा है कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। सदन के अंदर में अखिलेश जी ने खुद चालू पार्टी बोल दिया, कर रहा था, पूरे राष्ट्र का शहजाद पूनावाला, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी, वाजपेयी जी, मलूकनगर, विजय जी। आ रहा हूं शहजाद, जल्दी से 30 सेकंड में जवाब, फिर मेरे को आगे बढ़ना होगा, जल्दी से। कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी चालू कहना पार्टी को तो ठीक है, संवैधानिक है, मर्यादित है। चिरकुट कहना, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अबू आजमी ने महिलाओं के विषय में जो बोला, आजम खान ने जया प्रदा के विषय में जो बोला, इनरवेयर को लेकर, एक सेकंड सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलिए। और शफीकुर रहमान बर्क ने जब बच्चियों की एज को 18 से बढ़ाकर 21 किया गया शादी के लिए, तो उन्होंने कहा ये आवारा है लड़कियां।
अब मुझे बताइए, ये भी संवैधानिक पोस्ट पे थे, और जहां तक 2014 से पहले का मीटर इनका बंद हो जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को खड़े होकर संसद में सोनिया गांधी ने गद्दार कहा। यहां पर एक सांसद खड़े, पूछ लीजिए उनसे कि ये शब्द कहे गए थे नहीं कहे गए थे। तब मोदी जी कहां थे इस सीन पर? मौत का सौदागर जब बोला गया मोदी जी को, जब गुजरात को गाली दी गई, पार्टी के सांसद हैं। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, 30 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं, देश की मान बढ़ाने वाली, देश के लिए मेडल जीतने वाली पहलवान महिलाएं पार्लियामेंट से 500 दूरी पे अपना न्याय मांग रही थी, तड़प रही थी, आपने उसको रोड पे घसीटा। कौन सांसद आपका खड़ा हुआ? कौन नेता उनके साथ खड़ा हुआ? आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हुआ, आपका मुख्यमंत्री वहां पे था, क्या आपने किया? आज तक वहां परेशानी है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? क्यों नहीं बात करना चाहते आप? हाथरस की बेटी पे क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? अब मैं मलूक नगर साहब के पास जा रहा हूं। अंकिता जो केस हुआ उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अनुराग सत्ता में रह के आप मिसाइल, अनुराग हम ऐसे बढ़ेंगे ना, अनुराग भाई अगर ऐसे इतिहास में जाएंगे तो फिर अनुराग भदौरिया होगा, ये होगा कांग्रेस वाले चिप अगर ऐसी हम इतिहास में जाएंगे तो वो याद दिला देंगे कि लड़कियां गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव का बयान इतिहास हो गया। नहीं जाते, लड़कियां नहीं जाते। इसलिए मैं मलूक नगर साहब आपके पास आ रहा हूं। मलूक भाई मेरा आपसे सवाल ये है, आपको लगता है कि क्या चिंता की बात है? मलूक भाई आपको लगता है कि क्या इस तरह के स्टेटमेंट उल्टा बीजेपी की मदद करते हैं या मोदी की ही मदद करते हैं? इस तरह के निजी हमले या पर्सनल अटैक, चाहे मौत का सौदागर, नीच, चाय वाला, न जाने क्या क्या, और अब पनौती पापी, ये उल्टा इन्हीं की मदद करेंगे मलूक नगर साहब? देखिए, और इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, मैं बहुत आराम से सुन रहा था, मैं बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे बोलने देना। बोलिए। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस तो कंफ्यूज थी ही थी, इसीलिए 3 साल तक इनका अध्यक्ष नहीं बना पार्टी का। नेता सदन में बोलता है हमारे से तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप 100 बार बन जाओ, और कल जहां पे मंदिर पोस्ट करा बीजेपी ने, और वहां कांग्रेस ने राहुल गांधी जी हनुमान बन के पोस्ट कर दिए। कंफ्यूज तो 100% ये है ही है। और मुझे तो एक चीज और लग रहा है, भदौरिया जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और मैं इनकी खुल करके, मैंने वकालत करी और कांग्रेस को खुल करके लताड़ा कि आप अपने सहयोगी, हालांकि उस गठबंधन में सो कॉल्ड इंड उसमें हम नहीं है, पर जिस तरह का अखिलेश वखलेश के बेइज्जती करी, अब तो ये भी नहीं है। हाँ, खुल करके हमने इनकी बात रखी, पर ये भी अभी कंफ्यूज हैं, ये खुल करके क्यों नहीं आते बीच में? जो कांग्रेस की गलतियां निकालें, और जो बीजेपी की और सरकार की गलतियां, वो सरकार की गलतियां निकालें। एक तो ये, दूसरा एक प्रश्न आपसे भी है हल्का सा साहब, आपसे एक प्रश्न बोलिएगा, स्टूडियो में आते ही हल्का सा, स्टूडियो में आगे भी देखे ना कांग्रेस के बगल में खड़े हुए हैं। प्रश्न आपसे भी है, ये बैंड थे कांग्रेस के भी और समाजवादी के भी इंडिया के गठबंधन में, और आपको भी इन्होंने बैंड कर रखा था और ये भी बैंड थे, बहुत परेशान थे। तो ये आज बुलाए क्यों आपने? मैं तो एक तो ये भी जानना चाह रहा हूँ। दूसरा, पनौती जो है सर, इसलिए हमने बुलाया, हमने तो कभी बयान किया ही नहीं ना। अच्छा ठीक है, इन्होंने किया था, हमने तो किया नहीं। पनौती जो है, जो लोग बढ़िया, मेरे बेटे भी विदेश पढ़ के आईवी लीग कर स्तर पास आउट है, जो ज्यादा बढ़िया अंग्रेजी पढ़ते लिखते हैं, हिंदी के शब्दों का उनको पता नहीं होता, जो सलाहकार बोल देते हैं ये बढ़िया रहेगा, इससे तुझे मूर्खों का सरदार कहा है, मगर राम ने तुम्हें कहा, तुम भी कोई ऐसी बात बोल दो जो देश में हल्ला मचे, आके बोल दी पनौती। अरे भाई, पनौती का अर्थ समझो पहले। मैं 2014 में एमपी लड़ रहा, बीजेपी मेरे खिलाफ जीती, तो बीजेपी मेरे लिए पनौती थी क्योंकि मैं हार गया। 2019 में मैं चुनाव जीता और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री से उठा हुआ तूफान, पूरा गुजरात इनका, पूरा राजस्थान इनका, पूरा हरियाणा इनका, पूरा दिल्ली, मेरे बराबर वाली प्रधानमंत्री की सीट भी मेरी पहली सीट है जहां मैं बीजेपी को रोका, मैं पहले हारा हूं, जीतने दो। तो मैं अब की बार पनौती बीजेपी के लिए बना, तो राहुल गांधी जी को कैसे पता ये पनौती है? उनका करियर खत्म कर दिया नहीं, प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब पहले कई बार वो झेल चुके उनको कि ये अशुभ हैं। तो राहुल गांधी जी कई चुनाव हार चुके, इवन अब की बार खुद भी हार गए, कई स्टेटों में हार चुके, वो झेल चुके थे। तो मेरे हिसाब से पनौती का शब्द खत्म कर रहा हूं, पनौती का शब्द वहां हिंदी के जो भाषा का जो उपयोग है, जो उसका अर्थ है, जो उसको कहां पे उपयोग करना चाहिए, वहां सेट बैठता नहीं था। और अब आपकी बात का असली जवाब दे रहा हूं। अच्छा प्लीज, ये लोग कंफ्यूज होने की वजह से बॉल को गद्दा मार के देते हैं और ये छक्का मार देते हैं और चौका मार देते हैं बीजेपी वाले। असलियत में उनकी नाकाबिलियत इनकी काबिलियत बन रही है और इसलिए इनको क्रेडिट चला जाता है। विजय आप सही बात बोलो ना,
जो काम कांग्रेस ने किया 2014 में, जनता ने उसको आउट कर दिया। उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है, 2024 में बीजेपी को भी आउट कर देंगे। भाई कांग्रेस को आउट इसलिए किया था कि जनता का भला नहीं कर रहे थे वो। आज कांग्रेस ने कुछ खराब किया तभी तो जनता ने हटाया ना। अब हम कांग्रेस की बात करते करते मेरा अब एक तो आप इतने 14, कंफ्यूज है 17, ना, 19, 22 में इनको आप आउट इतने किया है, तो कंफ्यूज समझ हैं में अनुराग कि भदौरिया। बीजेपी आउट अभी आप कह रहे हैं समझ कांग्रेस लीजिए बीजेपी क्या में बोलते कोई हैं। फर्क नहीं है, तो कांग्रेस फर्क के साथ क्यों हाथ मिलाया था? 14, 17, 19 और कोई 22 फर्क में नहीं, आउट कोई हुए फर्क नहीं। अर्बन लोकल बॉडी में। विजय कौशिक, जो मलूक नागर ने कहा, मेरा सीधा सवाल है, एक मिनट डरे हुए लोगों को चुप तो कराइए। भदौरिया साहब की बात को पूरा ठोक के समर्थन करता हूं। ठीक। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं है। चलिए यही अब बात अब मैं तो विजय फिर भाई ये आपके कांग्रेस पास आ के रहा साथ क्या कर रहे हैं? अब बोले तो- कांग्रेस को तो छोड़ रहे आपको हैं, क्यों चिंता बोले भाई कांग्रेस कि को कौन कहां क्या कर रहा है? आप कांग्रेस अपना बीजेपी देखो ना, आपको सेम है, जिम्मेदारी तो मिली है कांग्रेस के जनता साथ के भले गठबंधन के नहीं लिए। कर रहे हैं। विजय कौशिक, जनता आपके की पास आ रहा हूं। जनता की जो सेवा बताएं, कीजिए। बताएं, नहीं, जो- नहीं, जो- अभी बताएं, कौन अभी किसके डिबेट लिए में जा रहा है? बताएं, पहले हम कांग्रेस डरे हुए का लोगों को सेम चुप तो है। कराइए। चलिए, विजय कौशिक, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं भाई, जो मलूक भाई ने बोला, जिस आदमी ने एक नेता का करियर खत्म कर दिया, उस बेचार जो 40 शायद चुनाव रिकॉर्ड बनाया था राहुल गांधी जी ने, तो उनके लिए तो शायद संभवतः मोदी जी पनौती होंगे ही होंगे, इसलिए बार बार मतलब मोदी फोबिया, इसलिए मोदी पनौती, क्योंकि करियर ही लगभग खत्म हो गया। एक आदमी ने खत्म कर दिया शायद 40 चुनाव और रिकॉर्ड, सारी चीजें। नहीं विजय भाई जी देखिए, और गठबंधन देश में की आपका ये जनता हाल क्यों नहीं, हो गया? जो अमन अनुराग भाई ने भी आपने कह दी, विजय। आपने सवाल कर दिया और मैं देश की जनता के सामने साबित करूंगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किस तरह से इस देश के लिए पनौती साबित हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड साबित करूंगा। 2014 में क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। ऑन रिकॉर्ड 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम मोदी सरकार ने किया है। इन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे। विदेशों में काला धन बढ़ा है भारतीयों का, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी जो कहते हैं उल्टा होता है। और पनौती का इससे बढ़िया लक्षण क्या होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे हमारे जहाज तो बादलों में छुप जाएंगे, तो रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि सपने में कांग्रेसी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अरे भाई, तुम तो कांग्रेसियों के सपने में घुसकर ये पता लगा लेते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कांग्रेसी क्या साजिश रच रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनको बनाया प्रधानमंत्री, नाम के आगे कभी लिख लेते हैं चौकीदार, कभी लिख लेते हैं कुछ, कभी लिख लेते हैं कुछ। तो भैया मोदी जी, आप खुद कंफ्यूज हैं। खुद के प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए देश का खर्च कर चुके हैं। 81 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं, ये खुद आप मानते हैं। और पनौती शब्द को लेकर जो भाजपा के लोग आंसू बहा रहे हैं ना, रो रहे हैं, अभी उनके प्रवक्ता जगह जगह पोस्टर लेकर घूम रहे हैं कि कांग्रेस के नेता पनौती हैं। अरे भाई, पनौती वो है जिसके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। पनौती वो है जिसके कारण 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं जीवन यापन पर जिंदा हैं। कहां पहुंचा दिया आपने देश को? विजय जी एक मिनट। जो कहा विजय बीजेपी जी, ने उल्टा विजय जी, हुआ एक मिनट, उसका। विजय जी, जी आपने बोला, मैंने बीच में नहीं टोका, लेकिन आपने बोला अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही हाँ है। जा रही है। साबित कर दीजिए। हाँ साबित कर देता हूं। नहीं कर पाएंगे तो पनौती फिर नहीं कर पाया, सुनो मेरी बात, राजनीति छोड़ दूंगा। सुनो, आपको पता है अगर नहीं 5वीं सबसे बड़ी अरे अर्थव्यवस्था सुनिए ना। 5वीं है ना। अरे सुन तो अच्छा, लीजिए। इस वक्त जीडीपी कितनी है? अगर मैं साबित नहीं कर जीडीपी पाया कितनी है? राजनीति छोड़ चलिए, दूंगा। अभी अभी आप स्टूडियो छोड़ अरे देंगे। जीडीपी GDP कितनी छोड़िए है ना। इस वक्त? जीडीपी कितनी है? जीडीपी छोड़िए, जो छोड़ मैं दो बात जीडीपी। बता रहा हूं, जीडीपी कितनी है? सुनिए ना, जीडीपी पता नहीं है, इकोनॉमी अरे पर ज्ञान ये दे रहे सुनिए हैं। ना। जीडीपी कितनी है इस समय? ये सरकारी GDP आंकड़े, पता है? अच्छा, GDP की full form पता है? पहले GDP का full जिसने form देश की पूछो। 81 करोड़ जनता कौशिक को जी, 5 किलो GDP गेहूं का पर full जीने form के लिए पूछो मजबूर कर पहले। रखा जीडीपी है। कितनी है? वो सही है या 81 GDP करोड़ क्या है लोगों वो? की आराम गरीबी से, ठीक है? आराम से, आराम से। जीडीपी कितनी है? आप मेरी बात सुनिए, आपको सरकार तो इकोनॉमी पर ज्ञान दे रहे हैं, आपको जीडीपी नहीं अरे सुन तो पता। जीडीपी लीजिए। की फुल फॉर्म पता है आपको? अरे खूब मालूम है मेरे बताइए ना भाई। फिर। बताइए, बच्चे अमन जानना भाई, चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ना GDP की full form अमन जीडीपी भाई, की फुल फॉर्म बताइए। अमन GDP भाई की मेरी बात सुनिए आपको पहले। नहीं पता क्या? अरे भाई मुझे सारी कौशिक जी, मालूम है। GDP की बताओ। full आप form नहीं पता है बीजेपी के क्या? एजेंट बनकर क्या काम कर रहे हैं? जीडीपी की छोड़ो, फुल मैं- फॉर्म नहीं अरे पता जो मैं आपको? कह रहा हूं मैं उसका जवाब आपने तो दे बोला रहा हूं। अर्थव्यवस्था full form रसातल में क्या है? चलेगी। जो आपने जीडीपी की फुल फॉर्म नहीं देश की पता। अर्थव्यवस्था की बात त्रिपाठी कर रहा जी, हूं। यही रसातल में जा रही है। सर आपको पता है कौन कैसे सी जा रही है इकोनॉमी? बता रहा हूं आपको ना। जीडीपी नहीं पता है, आप कह रहे इकोनॉमी रसातल अरे पर जा मुझे रही है। सब मालूम है मेरे भाई। बताइए ना अमन फिर। भाई, बताता अच्छा, मुझे रहो। नहीं बताइए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्थिक आंकड़े क्या होती जो है? तय करती है सरकार। अरे जीडीपी की फुल GDP फॉर्म के माध्यम से। बच्चा बताएगा कोई जीडीपी की फुल फॉर्म? बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक बताइए भाई। नहीं, कौशिक ये जी ऐसे नहीं कांग्रेस को करना नहीं चाहिए पता। आपको। अरे इसीलिए भैया, कांग्रेस जो आप GDP ऐसे नहीं करना है, चाहिए आपको। सरकार जो आप आंकड़े फिर जारी करती है फर्जी आंकड़े। कौन पनौती पता क्या लग जाना बात कर रहे हैं? त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सारी चीजें खुद गठबंधन का इन्हें नुकसान करती है। कहा जा रहा है लॉन्चिंग हो जाएगी राहुल गांधी की इस बार, जो है अदानी के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर लॉन्च हो जाएंगे संभवतः राहुल गांधी।
लेकिन ये सारी चीजें तो उल्टा नुकसान करती है संभवतः। और बार बार गठबंधन में जो हाल हो गया कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी अलग हो गई है, चालू पार्टी कहते हैं, चिरकुट पता नहीं क्या क्या, मलूक भाई भी वही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो हाल किया वो सारी चीजें। तो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन में यह हाल होना, क्या इसके पीछे भी उनके सेल्फ गोल है? हर्षवर्धन त्रिपाठी भी, वाजपेयी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन भाई, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की निजी पीड़ा को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। ये उनकी निजी पीड़ा है, क्योंकि सच बात है कि जिस व्यक्ति को आदत रही हो, बाप दादा, नानी, उनके पिताजी, सबके सब प्रधानमंत्री रहे हो, जहाँ सबको ऐसे दरबार लगाकर खड़े रहते हो, वहाँ एक व्यक्ति इस तरह से प्रधानमंत्री बने और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बने, राजनीति उनकी पूरी तरह से ध्वस्त कर दे, तो पनौती तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन एक चीज, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो 2-3 छोटे छोटे आंकड़े बताता हूँ, क्योंकि सामने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान हैं, इनका भविष्य तय होना है। एक तो ये कि जब हम कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो लोगों को कोविड काल का डेटा याद रहता है, जब दुनिया मंदी में चली गई थी। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और कोविड का एक आंकड़ा आपको बताता हूं, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। कोई भी नेता आएगा वो आपको डिबेट में कहेगा कि एमएसएमई बचा लो, एमएसएमई बचा लो। जब कोविड काल था तो एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम थी भारत सरकार की, उसकी वजह से देश में 15 लाख एमएसएमई इकाइयां बच गईं, जिसकी वजह से रोजगार बच गया, नहीं तो देश की बहुत बुरी हालत होती। पहली चीज। दूसरी बात, जिस महीने हम नवंबर में खड़े हैं, अक्टूबर की महंगाई दर है 4.87%। ये जो आरबीआई का टारगेटेड होता है 4 से 6%, उसके भीतर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोग चूंकि रोजगार के लिए निकलेंगे, रिकॉर्ड लो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो FY18 में यानी 2018 वाले साल में, वित्तीय वर्ष में, जो 6 पॉइंट के ऊपर थी, अभी वो 3.2 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 3 आंकड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि बार बार लोग इकोनॉमी की बात करते हैं। बाकी मैं नहीं बताऊंगा कि अभी हर महीने $1 बिलियन से ज्यादा का हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब राहुल गांधी ये कहते हैं और प्रधानमंत्री उनको मूर्खों का सरदार कह देते हैं। मेरा यह मानना है कि कोई भी किसी को निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप संदर्भ के साथ बताते हैं तो जनता को बात समझ में आती है। बिना संदर्भ के बताते हैं, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कौशल पर टिप्पणी करते हैं, तो देश को बुरा लगता है। वाजपेयी जी, फायदा ही पहुंचाते हैं ऐसे बयान तो उल्टा नहीं, चाहे पनौती, पापी, सेल्फ गोल, सेल्फ गोल, सेल्फ गोल, ये बार बार प्रूव भी हुआ है। हम एक बात कहते हैं कि ये राहुल गांधी अभी पिछले 2-2.5 साल से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो अब ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? मतलब अब क्या दोबारा नफरत फैलाना चाहते हैं? मतलब कंट्राडिक्ट है, जनता देख रही। मूर्खों का सरदार भी तो वहां से कहा जाता है। मूर्खों का सरदार तो देखिए, ये कोई गाली तो है नहीं, ये तो कहो गाली है मूर्खों का सरदार। मूर्ख तो हम अपने स्टाफ को भी कहते हैं, अरे काम ठीक से क्यों नहीं करता, मूर्ख हो गया क्या? ये गाली नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी, स्टाफ नहीं है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री 75 साल के होने वाले हैं और राहुल गांधी अभी मेरे ख्याल से 50 के आसपास हैं, तो अपनी बुजुर्गों को भी सम्मान नहीं देंगे। और वो खाली बुजुर्ग नहीं है, उनसे एज में बड़े नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। मतलब आप क्या पैटर्न सेट कर रहे हैं? चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने के लिए किसने मना किया है? लेकिन इस तरह से आप वोटिंग से 2 दिन पहले इस तरह के बयान देख के, ठीक कहा अभी एक सज्जन ने कि भैया उनका स्टाफ, पनौती का मतलब राहुल गांधी को नहीं पता होगा क्या है पनौती का मतलब, जो लिख के दे दिया बोल दिया। लेकिन देश के लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और आपका चैनल भी देखा जाएगा और बाकी चैनल भी पूरे विश्व में देखे जाते हैं। क्या डिबेट हो रही है? पनौती, ये डिबेट का विषय है। डिबेट का विषय है कि डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने कोई सरकार को कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए। एक सेकंड, ये डिबेट के विषय है। लेकिन उनको साइडलाइन करके सेल्फ कॉल करोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? 2014 में यही हुआ, 2019 में यही हुआ, और यही 2024 में मोदी कौन नहीं चाहता कि विकास पर वोटिंग हो या विकास मुद्दा हो? तो कौन नहीं चाहता? ऑपोजिशन नहीं चाहता या आप लोग नहीं? अगर इतनी समझदार है तो पनौती कहां से वर्ड आ गया? ये कहते हैं मोदी जी आपने इतने 80-81 करोड़ों को जो मुफ्त भोजन दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? वो डिबेट का विषय। डिबेट का विषय कौन बनाएगा? पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात, अनुराग आ रहा हूं, बीच में आ रहा हूं ना सर, चुनाव अमन भाई नहीं लड़ रहे हैं, सॉरी, एक करके चुनाव अमन भाई नहीं लड़ रहे हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं सर, 1 मिनट। जीडीपी की आप एड्स की फुल फॉर्म बता कौशिक जी बीच में मत बोलिए ना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीनियर लीडर हैं भाई कांग्रेस पार्टी के, मैंने कह दिया इतने वरिष्ठ नेता हैं, बीच में घोषित ना कर दूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, करो डिस्कस। चलिए आ रहा हूं, करूंगा। देखिए पिछले 9 सालों में ये सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको भी जानकारी
और ये भी महसूस करते हैं कि 9 साल में मोदी जी के जो पल्ले में है सफलताएं ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हैं। असफलता होगी तो 1-2 होगी, और जब असफलता होती है तो मोदी जी जाते हैं, खुद आंसू पहुंचते हैं जाके, ये क्रिकेट मैच में क्या हुआ है, गए पंडाल में, अंदर जाके खिलाड़ियों को सांत्वना देंगे, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे इसको। तो ये पनौती शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना, आप लोगों को भी लगता है महसूस कि ये प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक क्या ऑपोजिशन की हेल्प करता है या उल्टा उनका नुकसान करता है? नुकसान करता है। क्यों लगता है आपको नुकसान करता है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि उन पर कोई नॉलेज तो होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए ना उसके बारे में, और फिर उन्हीं पे सवाल करते कि आपको नॉलेज नहीं है, फिर कैसे बोल रहे हो उसके बारे में। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के पर्सनल अटैक मतलब उल्टा नुकसान करते हैं? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? ऐसा क्यों लगता है सर? बिकॉज जब तक उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, जैसे आपके टॉपिक चल रहा है पापी, राहुल गांधी जी, उनको नॉलेज नहीं होगी क्या? मतलब वो तो इतने सर उनको वो विदेश से पढ़े हुए हैं, तो उनको जैसे कि उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो फिर वो उसी बेस पे बोलते हैं, तो उनको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले इस चीज़ का। एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। और कोई आपको क्यों लगता है स्क्रिप्ट दी होगी? उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता वो बोलने से, बिकॉज क्योंकि जो राहुल गांधी है मतलब उनके परिवार की पूरी हिस्ट्री रही है, जो उनके देश के प्रधानमंत्री रहे, मतलब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो कि उन्हें पता है जो 2014 से पहले जो देश की इकोनॉमी व्यवस्था थी, मतलब और जो 2014 के बाद इस समय अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी डिफरेंस है, मतलब मैं मानता हूँ। नहीं, वो कहते हैं फिर मूर्खों का सरदार भी तो कहा जाता है, कि तो उसी का जवाब है, मूर्खों का सरदार कहा गया और दूसरे तरह से पनौती कहा गया। गलत है, सही है? क्या इस तरह के अटैक करने से फायदा होता है या नहीं होता है? नहीं होता। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे कहा जाएगा तो नुकसान होगा ऑपोजिशन का? हाँ। क्यों होगा? नुकसान होगा। और मोदी पर ऐसा पर्सनल अटैक करना ऑपोजिशन को नुकसान करता है? हाँ। ठीक, अब बताइए। एक मिनट शहजाद, आप बताइए। शहजाद, एक लाइन बोल दूं। हाँ, बोलिए सर, एक मिनट। जो ये सारे नौजवान कह रहे हैं, अनुराग भाई, कांग्रेस पार्टी में एक समय में जहां जनार्दन द्विवेदी, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद, ऐसे आप बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बात करनी जो सही में सलाहकार थे, आज कौन उनको सलाहकार दे रहा है? जो हर जगह से किनारे कर दिए गए कम्युनिस्ट हैं, जिनको देश के ऊपर, देश की संस्कृति के ऊपर, देश के सम्मान के ऊपर टिप्पणी करने में संकोच नहीं होता, वो राहुल गांधी की सलाहकार है। असली संकट वहां। मुझे एक चीज इसमें, शहजाद भाई, आप ही के पास आ रहा हूं, अब आप ही से सवाल है मेरा। मतलब हैरानगी होती है कि शुभ अशुभ, विश्वास अंधविश्वास की बातें वो लोग, ये तो शायद हिंदू धर्म में सनातन में होता है ना शुभ अशुभ, जो लोग शायद सनातन की समाप्ति की बात करते हैं, प्रभु राम में विश्वास नहीं रखते हैं और हिंदू ग्रंथों को नफरती बताते हैं, उनका कम से कम शुभ अशुभ और विश्वास अंधविश्वास में अब वो बात कर रहे हैं, यही शायद पहला स्वागत होना चाहिए। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए अभी दो बातें हैं। एक तो मैं आपको संदर्भ की बात की हर्षवर्धन जी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आपने पूरे किसी ने सुना नहीं, सुनिए। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के महाज्ञानी बोला और उसके बाद बोला अरे मूर्खों के सरदार, दोनों शब्द बोले और कांग्रेस के तो महाज्ञानी बोला, परंतु जनता ने केवल मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को समझ लिया। तो ये राहुल गांधी की प्रॉब्लम है, ना कि प्रधानमंत्री की। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी बोला था। अब बताइए बोला था कि नहीं बोला था? दूसरी बात, ये जो पनौती शब्द है, अभी जो इसमें विशाल जी जो GDP का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, ये सारे संदर्भ जोड़ रहे हैं, परंतु उन्होंने मैच के विषय में, एक सेकंड बीच में बोलिए विजय जी, बीच में नहीं, विजय जी आप बीच में मत बोलिए, आप अपने बीच में वो नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। विजय जी बीच में मत ऐसे एक मिनट रुकिए ना, आप सीनियर लीडर हैं, आप सीनियर लीडर हैं विजय जी, बीच में मत बोलिए, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा सर। अनुराग भदौरिया बीच में नहीं बोल रहे हैं, आज आपको पता नहीं क्या हो गया। रुक जाइए एक मिनट, आप उनके बीच में मत बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया भी चुप खड़े हैं। विजय जी अब बोल रहे हैं, बस करिए ना सर, ऑडियो बंद, जो आप बोल रहे हैं शहजाद। कांग्रेस पार्टी के महाज्ञानी ने यह कहा था कि मैच देखने गए और मैच में PM मतलब पनौती मोदी ने हरवा दिया। यह मोदी पर नहीं, यह हमारे खिलाड़ियों की कार्यक्षमता और काबिलियत पर सवाल खड़ा करना है कि यदि कोई जीत रहा था तो वो केवल कोई शुभ अवसर था इसलिए जीत रहे थे, उनकी काबिलियत 10 मैच में नहीं जिता रही थी। तो ये वही करते हैं ना कि मोदी को और बीजेपी को गाली देते देते जनता को राक्षस, सेना को खून की दलाली और कभी कभी प्रधानमंत्री पद को भी नहीं बख्शते। हमारा सवाल यह है कि क्यों आप लोग मोदी पर हमला करते करते देश के संस्थानों पर हमला? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने अभी शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी की निजी खुन्नस को राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं भी नहीं बनाता त्रिपाठी जी, मैंने ओपनिंग एंकरिंग में भी आज यही बोला, जो राहुल गांधी ने कहा तो किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब ममता बनर्जी ने भी पापी कहा तो लगा तो शायद इंडिया अलायंस का संभवतः ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो गया है। मोदी को जो ज्यादा बड़ी गाली देगा संभवतः वही PM का फेस होगा।
तो क्या इसकी वजह आप लोग हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार है और मायावती जिम्मेदार है? कौन कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते। ये वही मोदी जी हैं जो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। असल में तो वो गांधी परिवार को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये कांग्रेस के बीटी में ये समाजवादी कांग्रेस की बीटी में क्या कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या समाजवादी ने? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो डिबेट में क्या कहे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आनी चाहिए। बिल्कुल बीजेपी आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कौन जीते बीजेपी आनी चाहिए। प्रभु जी भुजिया में क्या है इतना खास? क्या है ये केरल के मसालों की कारीगरी? क्या है ये उस मिर्च का जादू जो आती है आसाम से? क्या है ये राजस्थान के मोठ का स्वाद, सदियों का इतिहास और आने वाली कई सदियों का विश्वास? प्रभु जी भुजिया, भुजिया का दूसरा नहीं, पहला नाम। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। वो हमारे पड़ोसी ना गुप्ता जी, उनको डिनर पे बुला लेंगे कभी। प्रभु जी सोन पापड़ी बांटने की नहीं, खाने की चीज है। प्रभु जी सोन पापड़ी बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी बस मौका चाहिए जी। So Rasti loves watching hip hop on TV, हाँ? And don't forget Theo ट्रेडमिल पर 20 मिनट रोज। अरे बेचारा एक साथ कितना लोड लेगा? क्यों? Pinolex भी तो लेता है। So no stress. Pinolex। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की सलामती के लिए वहां आसपास रहने वाली महिलाओं ने प्रार्थना की। महिलाओं ने सिलक्यारा टनल के बाहर पहुंच करके सभी मजदूरों के सकुशल बाहर आने की कामना की है, पूजा अर्चना की है, लगातार प्रभु से वो प्रार्थना करती दिखाई दी। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाएं। आप भी आई हैं, ये गांव में भी चर्चा हो रही है कि यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। हाँ भैया, सारा ही हो रही है चर्चा। तो गांव के लोग क्या कह रहे हैं? सब यही कह रहे हैं कि बाहर निकल जाना चाहिए उन्हें। आज तक बहुत दिन हो गए, अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। 13वां दिन है आज। अब आप क्या भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, दुआ कर रही हैं? हाँ जी, आज निकल जाना चाहिए उन लोगों को बाहर। क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में इतने दिन कैद रहे तो उसके सामने दिक्कत होती है? यहाँ पर टनल में 41 मजदूर 13 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ भैया, दुख हो रहा है आपको? क्या भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना बाहर आ जाए। भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्या कहेंगी? जल्दी से बाहर निकाल जाए, मजदूरों को बाहर आना चाहिए। हाँ जी। सरकार और एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लग रहा है बेहतर काम हो रहा है? हाँ जी। आप क्या कह रही हैं? बेहतर काम हो रहा है, बाहर निकाले उनको जल्दी से जल्दी, अपने घर पहुंच जाए बस। और इधर उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म सही हो गया है, जिसके बाद मुड़े पाइप को काटने का काम अब शुरू हो गया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग आपको दिखाई देंगे, जो तेजी के साथ जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए हैं। सुरंग के अंदर पाइप की कटिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए मैनुअल ड्रिलिंग मशीन की भी मदद ली जा रही है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म सही करते हुए मशीन की तस्वीरें हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक सुरंग के अंदर की तस्वीर है और दूसरी सुरंग में ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। ऑगर मशीन जिसके जरिए जो पाइप है उन्हें आगे धकेला जाता है, उसका प्लेटफॉर्म फिर से ठीक किया गया और उसके बाद में फिर से ऑगर मशीन अब काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद जो बचे हुए पाइप्स हैं, 3 से 4 पाइप्स और लगाने हैं मजदूरों तक पहुंचने के लिए, उन्हें जोड़ना शुरू किया जाएगा।
इधर सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें पहुंच चुकी है और टनल के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के लिए सड़क भी तैयार की जा चुकी है। इंजीनियर्स को इंतजार है तो बस अब प्रशासन के आदेश का। प्रशासन से हरी झंडी मिलते ही अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तहत शुरू की जाएगी और प्लान बी तब शुरू होगा जब प्लान ए कामयाब नहीं होगा। दरअसल ये मशीनें आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो वहां पर तैनात कर दी गई है। अभी फिलहाल कोशिश ये है कि सिलक्यारा की ओर से जिस तरह से पाइप अंदर डाली जा रही है वहां से स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला जाए, लेकिन अगर किसी तरह की बाधा आई तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी प्लान पूरी तरह से तैयार है। 15-16 तारीख से हम जो यहाँ पे वो मैनेजमेंट की डायरेक्शन पे यहाँ पे रेस्क्यू में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं और जो फर्दर यहाँ पे जो अथॉरिटी है उन्होंने हम लोगों को एक प्लान दे रखी है। जो प्लान हम लोगों ने 5 प्लान चॉक आउट की थी उसमें से एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने के लिए जो 1.2 मीटर डाया की जो वर्टिकल शाफ्ट बनाने उसके लिए जो मशीन्स हैं हमारी आपके सामने हैं यहाँ पे ये इरेक्ट हो चुकी हैं। कल हम लोगों को बोला कि आप असेंबली तैयार करके इसको जो वो ऊपर लोकेशन के लिए मूवमेंट के लिए तैयार कर दीजिए। तो ये आपके सामने जो हमारी मशीन जो वो रेडी है, जैसे अब फर्दर हमारे को क्लियरेंस मिलेगी हम इसको मूव कराएंगे। अभी BRO और जो इसका मैकेनिक ऑपरेटर है ड्राइवर है वो कल पूरा सर्वे कर चुका है। उन्होंने बोला कि सड़क जो वो जाने काबिल है चली जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो BRO जो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। वहाँ वाइडनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, अदरवाइज वो कल सर्वे कर चुके हुए हैं। हमारे को ये मैसेज दिया कि हम चले जाएंगे उस रोड में। तो आज से आप लोग ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे क्या? आदेश होगा, हमारे को आदेश होगा तभी तब करेंगे। सभी मशीन चढ़ा के आप रखेंगे ऊपर? चढ़ाने के लिए भी आदेश होगा तभी, अदरवाइज हम लोगों ने तो इस लोकेशन पे जो रेडी रखा है अभी हम मूवमेंट के लिए क्लियरेंस के। सिलक्यारा सुरंग में हैवी मशीन लगातार काम कर रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही मशीन के इस भारी कंपन की वजह से खबर ये आई कि एक मलबा गिर गया है और इसके बाद इसमें एक नई बाधा आई। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब एक नया प्लान तैयार किया। प्लान बी और प्लान सी भी तैयार कर लिया गया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल आगे की योजना क्या है। ये आप तस्वीरों में देखिए प्लान बी क्या है। जिस तरह से इस सिलक्यारा की तरफ से अभी ड्रिलिंग की जा रही है, मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्लान बी और प्लान सी भी तैयार किया गया है। अगर इस प्लान में बाधा आई तो पहली ड्रिलिंग 90 मीटर की जाएगी प्लान बी के तहत और ये इस तरफ से एक रास्ता बनाया जाएगा ताकि मजदूरों तक सुरक्षित इस टनल में पहुंचा जा सके। लेकिन पहली ये जो ड्रिलिंग है 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी और इसके लिए भी ये प्लान तैयार कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये रास्ता बनाया जा रहा है, अगर इसमें बाधा आती है सिलक्यारा की तरफ से जाने के लिए तो ये मशीनें तैनात है और ये वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, ऊपर से रास्ता बनाया जाएगा और इन मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तैयार होगा और ये मशीनें बाहर तैनात भी कर दी गई है। आदेश का इंतजार है कि क्या ये सफलतापूर्वक मिशन आगे बढ़ रहा है या अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा भी एक और प्लान तैयार रखा गया है, यानी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश और मुकम्मल योजना प्लान सी तैयार किया गया है। ये प्लान सी क्या है तस्वीर देखकर समझिए। दरअसल डंडाल गांव है, इस तरफ सिलक्यारा और इस तरफ डंडाल गांव, बीच में मजदूर फंसे हुए हैं। अब एक प्लान सी के तहत योजना बनाई गई है, दूसरे छोर से डंडियाल गांव की तरफ से खुदाई की जाएगी और इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए जो बीच में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं, तकरीबन 3 बड़े धमाके ब्लास्ट भी किए गए हैं ताकि क्रैक किया जाए और ड्रिल करके अब वहां से रास्ता बनाया जाए। मतलब यह है कि अगर इस तरफ सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ गई, कोई बाधा आ गई, तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, वहां से रास्ता बनाया जाएगा। डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए भी पूरी योजना मुकम्मल कर ली गई है। पिछले 13 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अब और तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम मजदूरों से सिर्फ 14 मीटर की दूरी पर है। उम्मीद यह है कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये हम 5 तस्वीरें आपको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन 14 मीटर की मात्र दूरी, 41 मजदूर अंदर फंसे और आज खुशखबरी मिल सकती है। जिंदगी की जंग, हौसला बुलंद,
ऑगर की दहाड़, टूटेगा पहाड़। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए मैराथन जंग में हर पल एक नई फतह हासिल हो रही है। हर बीतते वक्त के साथ बचाव कर्मियों का दल लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रिल भले ही बीच बीच में रुक रही है, लेकिन काम नहीं रुक रहा है और मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। इस पहाड़ तो ममता भी कह रही है शहजाद, जो पापी कहा गया कि पापी की वजह से चुनाव हार गए, उनको तो भगवा से भी प्रॉब्लम थी कि भगवा जो ड्रेस थी। देखिए, नाम ममता है, परंतु उनकी पहले भी भाषा इस प्रकार की रही है। वो ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को पत्थर वाले रसगुल्ले भेजूंगी ताकि उनके दांत टूट जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रधानमंत्री को अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं मानती। और मैं यही कह रहा हूं ना कि एक पार्टी से नफरत करते करते, ये व्यक्तिगत खींच महसूस करते करते, ये लोग कभी हिंदू को, कभी रामचरितमानस को, कभी मां लक्ष्मी को, कभी किस प्रकार से सनातन धर्म को गाली देने से ऊपर नहीं उठते और भारत की क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ते। और ऐसे एक लास्ट आपको पता है खड़गे जी ने क्या कहा? अब खड़गे जी ने कहा कि ये मोदी जो है ना, मोदी घांची है, घांची तेली होते हैं, तेली कहां से बैकवर्ड हो गए? अब पूछिए अनुराग भदौरिया से, पूछिए मलूक नागर से कि तेली तो ईबीसी में आते हैं। ठीक, अच्छा हाँ, आप बोलना कांग्रेस पर आरोप है। अच्छा लगा इन्होंने लक्ष्मी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे लिए शब्द नहीं है, वो देवी है। अभी लक्ष्मी शब्द है। मैं मुसलमान हूं भाई, आप हिंदू हो, कम से कम लक्ष्मी को शब्द नहीं बोलते, लक्ष्मी शब्द है। अब अनुराग आज बीच में नहीं बोल रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी शब्द है तो मेरे दिल को बोलने दीजिए। लक्ष्मी को बाहर का रास्ता विजय अनुराग भदौरिया, फिर मलूक नागर और विजय। अच्छी बात है, लक्ष्मी जी की बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं जो बेटियां हमारी होती हैं वो लक्ष्मी रूपी होती हैं। वो आपके 100 डायल में काम करती हैं, मात्र 12,000 से कह रही थी मेरी सैलरी 16,000 कर दो। वो धरने पे बैठी हैं, लगातार बैठी रही। दिवाली के दिन वो माँ रूपी हमारी लक्ष्मी बेटियां बाहर धरने पे बैठी रही, लेकिन बीजेपी की सरकार के कान में जू नहीं रखा। दिवाली उन्हों को बाद में हम लोगों ने उनकी दिवाली मनवाई उनके साथ जाके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घर में उनको बुला के दिवाली मनाई, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रखा। तो फिर आप किसकी बात करते, मुझे समझ में नहीं आता। मलूक भाई, मेरा आपसे सवाल है, लेकिन ये कहते हुए कि आज समाजवादी पार्टी मुफ्त राशन के खिलाफ है 80 करोड़ लोगों को, ये शायद संभवतः हैरानगी वाली चीज है। मलूक नागर, नहीं हाँ, मलूक, अभी आप फिर अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो मैं पलट कर पूछूंगा ना आपसे। आपने महालक्ष्मी का जिक्र किया, बताइए ना, सवाल पूछा शहजाद पूनावाला ने, गायत्री प्रजापति की पीड़ित को भी क्या घर बुलाया था? सरकार से पूछिए ना, सरकार ने क्यों नहीं उसके पीछे? मलूक नागर, सरकार पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। सर, गायत्री प्रजापति की पीड़ित को भी घर बुलाया था क्या? मलूक नागर, फिर विजय जी आपके पास, हर्षवर्धन जी, मलूक नागर। व्यूअरशिप पूरा देखता हुआ देश, पूरा देखता हुआ वर्ल्ड, और इस तरह की डिबेट में वहां तक पहुंचेंगे, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे एक बात कहनी है, देश हमारा सबसे पहले है और देश के लोग पहले हैं, और देश का पूरे वर्ल्ड में हमारा मैसेज एक बढ़िया जाना चाहिए। सरकार में रहते हुए, सरकार के सबसे वरिष्ठ संविधान पद पर रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर किसी को मूर्खों का सरदार कहते हैं बगैर नाम लिए, और राहुल गांधी वो कह रहे उन्होंने महाज्ञानी कहा था। हाँ, महाज्ञानी तो कहते हैं का सरदार क्यों अच्छा पकड़ा? और अगर पनौती शब्द का इस्तेमाल होता है, और जो हम लगातार 10 मैच जीतते हुए आए और वो पहले ही डिप्रेशन में खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, रो रहे हैं, उनके लिए अगर इस शब्दों का इस्तेमाल होता है और देश को जहां उनको देश चुन के भेज रहा है, वोट दे रहे हैं और उनको पनौती कह रहे हैं बजाय खुद के, क्योंकि खुद हारे हुए हैं। मलूक भाई, मैं खत्म कर रहा हूं। प्लीज, राजस्थान में वोट पड़ना है, मुझे एक बात बताइए सर। मैं खत्म कर रहा हूं। दोनों ही पार्टियों को, सत्तारूढ़ को भी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को, ये शब्द बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और टेलीविजन पे 1-1 घंटे की बहस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की साख देश में भी और विदेश में भी खराब होती है। अभी तो इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, पनौती पापी से अगर आगे बढ़े, बात चुनावों की करें,
तो चुनावों में गठबंधन का टूटना, कांग्रेस का अलग थलग होना गठबंधन में, जैसे कुछ मैं ट्विटर पर पढ़ रहा, कुछ लोग तुलना कर रहे जैसे दिवाली में सोन पापड़ी का हाल होता है, गठबंधन में कांग्रेस का हाल वो हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। देखिए तो ये तो इसका जो स्थिति हो गई है, एक लाइन में जवाब देता हूं। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? सर एक लाइन में जवाब देता हूं। कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इस पूरे, देखिए बात मेरे से चल रही है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल देखिए इसका पूरा एक ही लाइन में जवाब है। सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, बसपा यानी हम अलग खड़े थे क्योंकि हमें पता थी ये बहुत जल्दी बिखरने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस गठबंधन में, उसे जो अपने परिवार में इज्जत देनी चाहिए थी, इज्जत देनी नहीं आती। वो डाका डालते हैं। हमारे 6 विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गए, 7 विधायक मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, 3 विधायक हमारे उत्तराखंड में तोड़ के ले गए, और आखिर में सबसे बड़ी पार्टी जो इनके गठबंधन में थी, जो यूपी जिसकी उसका देश, और यूपी बगैर अखिलेश जी के बगैर सपा के हो नहीं सकती थी, बगैर बीएसपी के हो नहीं सकती थी, उसको अरे छोड़ो अखिलेश को। असलियत में कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व में कंफ्यूजन है पूरा का पूरा। जो तुलना लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, मैंने नहीं करी, लोग मैंने पढ़ा कि जैसे दिवाली में सोन पापड़ी का हाल होता है, गठबंधन में आप लोगों का हाल वो हो गया है। तो क्या इसकी वजह आप लोग खुद हैं, जो मलूक नागर जी कह रहे हैं, जो अनुराग भदौरिया चालू पार्टी चिरकुट नेता, पता नहीं क्या क्या इतनी गालियां पड़ रही हैं आप लोगों को, आपके बगल में आकर खड़े हुए हैं, तो क्या इसकी वजह आप लोग हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार है और मायावती जिम्मेदार है? कौन कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते। हम उन लोगों को भी गले लगाते हैं जो हमें गालियां देते हैं, हम मोदी जी को भी गले लगाते हैं। राहुल गांधी जी ने देश की संसद में मोदी जी को गले लगाया था, जबकि ये वही मोदी जी हैं जो बार बार ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। असल में तो वो गांधी परिवार को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और यही उनकी मंशा है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने अर्थव्यवस्था की बात की, मैं इन बच्चों से सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए बच्चों से, कि भाई जब $140 प्रति बैरल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल के रेट पहुँच गए थे, तब 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, और मोदी सरकार में $30-35 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट आ गए, तब भी लोगों को 90-100 रुपये लीटर पेट्रोल मिला है। तो अर्थव्यवस्था उस समय अच्छी थी, ये आज अच्छी है। हमारे समय में हमने कहा था कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा है, सक्षम है, अब हम किसी देश से कभी कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन मोदी राज में दूसरे देशों के आगे झोली फैलाकर मदद मांगनी पड़ी। इनके राज में 100 लाख करोड़ का कर्जा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो ये अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है या इसका बेड़ा गर्क हुआ है? 125 करोड़ जनता में 25 करोड़ बच्चे भी होंगे, 100 करोड़ जनता में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं मोदी जी दे रहे हैं। यानी कि वो लोग इतने गरीब हैं, 5 किलो गेहूं नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है बुरी हुई है? 7.5% कह रही है। अब फिर बुरा लगता है, फिर बुरा लगता है कि आपकी बातें जब सुनते हैं ना, जब आपकी बातें सुनते हैं, फिर आप लोग पूछते हैं कि मूर्खों के सरदार क्यों कहते हैं पीएम। हाँ बताइए। फिर आपकी बातें सुनते हैं, फिर लगता है कि क्यों कहते हैं। अगर कोई एक भी दुनिया से कर्ज लेना पड़ा, 100 लाख करोड़ का ये हो गया, फिर आप कहते हैं मूर्खों का सरदार क्यों कहते हैं। 40 लाख अमन जी, त्रिपाठी जी बताएंगे। एक शहजाद, देखिए ऐसा है, जिनको लगता है राम जी ने 13 साल में बनवास काट लिया था, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है, पर छोड़ देते हैं इस विषय को। उन्होंने कहा पेट्रोल के बारे में बहुत अच्छी बात उठाई। मैं तो मुद्दों पर ही बात करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से कल होकर आया हूं, आज सुबह होकर आया हूं। राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल 108 रुपए का, बगल में गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 97 रुपीस का। पूछे क्यों? पूछे क्यों? अच्छा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब ये आ गए इनके, ये कांग्रेस के बी टीम आ गई, ये समाजवादी कांग्रेस की बी टीम है क्या? कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या समाजवादी ने? समाजवादी ने कांग्रेस की गालियों को एक्सेप्ट कर लिया क्या? अखिलेश सही बोला था क्या? ये क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? कांग्रेस का सवाल, मैं राजस्थान के विषय पर सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस तो अखिलेश कह आपकी बेइज्जती कर रही है, आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं। बस एक मिनट, क्योंकि त्रिपाठी जी के पास जाना है। आप एक मिनट इसमें ऑडियो दे दीजिए, एक मिनट अमन जी प्लीज, अमन जी ऑडियो दे दीजिए। मैं तो खुश हूं कि अब राजस्थान के विषयों पर बात होगी, और यहां पर जो चीख रहे हैं ना, इनके तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है राजस्थान में ये भी पता नहीं होगा नाम, तो ये काहे बीच में बोल? कौन है बताओ? कौन है बताओ नाम। कौन है? नाम नहीं पता इनके अध्यक्ष राजस्थान पे चीख कर बोलना, बताइए, ये बताओ बता रहा हूं।
हम लोग के सांवरिया जी वहाँ अध्यक्ष हैं। सांवरिया जी बताओ, मेरी बात, ये सांवरिया बनकर सुन लो यार, सांवरिया मत बनिए उनके कांग्रेस पार्टी के। अब सुन लीजिए और सुनिए, सांवरिया वो विधायक जीतने जा रहे हैं, कितने सीटों पर लड़ रहे पूछ लीजिए एक बार। इतने बहुमत राजस्थान में कितने सीट पे लड़ रहे हैं? एहसास हो जाएगा। अब एक काम करते हैं अनुराग, आप इनके बाद बोलिएगा ना, बीच में बोलेंगे नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं, आप इनके बाद बोलिएगा, मैं इनके बाद बोलिएगा। एक बड़ी कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी को उसके नेता के ऊपर कोई भी अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं होता, वो उसका जवाब देते हैं। चौकीदार चोर है से लेके पनौती तक। कमाल की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर कोई भी टिप्पणी कांग्रेस करती है उसको बर्दाश्त करते हैं। ये बड़ा विचित्र है। अगर इतना मजबूर गठबंधन हो गया है तो फिर तो ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी के सामने सचमुच इन लोगों का संकट बड़ा है और इस तरह के शब्द हमेशा नुकसान करते हैं। चलिए अब बोलिए अनुराग, अब आप बोलिए अनुराग, बताइए, फिर मैं विजय जी आ रहा हूं, मलुक भाई और वाजपेयी जी आपके पास। देखिए, इन्होंने कहा कि राजस्थान में तुम्हारा क्या है। अरे भैया, मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है राजस्थान में। वे बात सुनो, फिर चिल्ला रहे हो भाई, पूछे नंबर 1 क्यों है रेप में, पूछे पेपर लीक में नंबर 1 क्यों है, बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? भाई सवाल गजब का है, सरकार उनकी है, सवाल हमसे पूछे हो गया और बोल रहे थे अभी सत्ता पक्ष अनुराग इतना चिल्ला रहे हैं, इतना अगर आपने वहां बेटी पे अत्याचार हुआ था, बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी, कितना आपने वहां पे मार्च निकाला, कितना हल्ला बोला, कुछ नहीं, टीवी डिबेट में चिल्लाते हैं। एक वीडियो दिखा दीजिए, आपने मार्च दिखाइए वीडियो, अभी एक से दिखाइए जनता को कि कितना बीजेपी ने वहां पे हल्ला मचाया, महंगाई के खिलाफ कितना वोट मांगा। आप वोट मांग रहे हैं वहां धर्म के नाम पे, आपने महंगाई के नाम पे वोट नहीं मांगा, बेटी के महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं मांगा। एक काम करते हैं ना अनुराग, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं ना, क्या राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए, हाँ या ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। अरे तो मतलब कांग्रेस रिपीट के पक्ष में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस की रिपीट के पक्ष में? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो डिबेट में क्या कहे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा आनी चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी हारनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, जो जीते, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस जीते, लेकिन बीजेपी को हारना चाहिए। तो आप कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल, जो कांग्रेस जीतनी चाहिए, अगर बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस जीतनी चाहिए। देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने पेट्रोल की बात करी थी, ठीक, और बोले अर्थव्यवस्था जब अच्छी थी अब अच्छी थी 70 रुपए की। इसलिए अगर किसी ने भी बात करी है कि पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान की सरकार बेच रही है, तो उनको कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर पेट्रोल की बात करने का। एक तो ये है। दूसरा, अभी आप हमारे वहां की राजस्थान की बात चल रही है, राजस्थान में दलित पूरे नाराज हैं क्योंकि हमारे 6 विधायक दलित पार्टी के तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, और सारे पिछड़े नाराज हैं। और वो लोग आज के तारीख में जो सरकार है उससे आज की तारीख में बीजेपी से भी वो खुश नहीं है, क्योंकि जो पिछड़े और दलितों को मिलना चाहिए नहीं मिला। वो लोग जो हमारे पीछे 6 थे, हनुमान बेनीवाल के पीछे 3 विधायक थे और आरएलडी का 1 विधायक था, हम सबके विधायक बढ़ के आ रहे हैं और हम समाजवादी के भी आ रहे हैं, कहनी भाई पता नहीं क्यों। और हमारे इतने विधायक जीत के, हमारे विधायक इतने जीत के आएंगे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती, ना कांग्रेस की तो बिल्कुल नहीं बन सकती, भाजपा की भी नहीं बन सकती। लेकिन राजस्थान चुनावों में कांग्रेस अपने दलित और ओबीसी नेताओं की अनदेखी और अपमान के आरोप भी लग रहे हैं। यह आरोप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए हैं। प्रधानमंत्री का आरोप है कि कांग्रेस अपने होर्डिंग में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी का ऐसा सलूक हैरान करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट के लिए कहा कि कांग्रेस स्वर्गीय राजेश पायलट की खुन्नस उनके बेटे सचिन पायलट से निकाल रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री का इशारा उस घटना की ओर था जब दिवंगत राजेश पायलट ने 1997 में पार्टी अध्यक्ष के लिए सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ा और इसके बाद गांधी परिवार के समर्थन से एक तरह से मतलब उसको गवा दिया गया। अब देखिए, जो आरोप हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कि सचिन पायलट की अनदेखी और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता उनकी अनदेखी, प्रधानमंत्री के आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका एक संकेत राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस के विज्ञापनों में भी दिखा है। आज कांग्रेस की तरफ से जो विज्ञापन दिए गए उनमें ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं, ना ही सचिन पायलट। जो 2 चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत और राहुल गांधी का। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित मां के बेटे की अनदेखी कांग्रेस पार्टी कर रही है, विज्ञापन आपके सामने है। इसके अलावा सचिन पायलट, राजेश पायलट की खुन्नस सचिन पायलट से निकाल रही है। सचिन पायलट भी इस विज्ञापन में नहीं है। तय आप लोगों को